लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर्स क्लास। हम 27 जून का कर रहे थे और सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात हो रही थी। मैंने आपसे कहा था स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्म लिए और समय के साथ वो बिहार यूपी में किसान आंदोलन से जुड़े, गांधी जी से भी जुड़ाव रहा। 1920 में, 1934 में गांधी जी का साथ छोड़ दिए, मतभेद हो गया और फिर वो किसान आंदोलन में लगे। किसान सभा की स्थापना 1936 में की और उसकी शाखा बिहार यूपी पटना सब जगह हुआ। और हमारे बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो राजा साहब होते थे, राजा साहब जमींदार थे, उन्हें राजा का टाइटल अकबर के समय में दिया गया था। तो जमींदारी प्रथा के ये खिलाफ थे स्वामी सहजानंद। तो बहुत बड़ा किसान आंदोलन दरभंगा में चला, दरभंगा महाराज के खिलाफ, जिसकी वजह से एक ऐसी नीति आनी पड़ी कांग्रेस को कि, और वो कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस के फाउंडर मेंबर थे दरभंगा महाराज के खानदान। तो देखा जाए तो कांग्रेस को एक नीति लानी पड़ी और 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा, ये प्रस्ताव पारित किया कि इन फ्यूचर। और 1945 के कांग्रेस के एनुअल कॉन्फ्रेंस में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कांग्रेस के हिसाब से, और आज़ादी के बाद सीलिंग एक्ट सब लगा करके इसको कर्व किया गया। तो ये चीज़ें इस तरह से देखें हम, तो लगभग उनके जो किसान सभा थे उसमें 2.5 लाख मेंबर हो गए समय के साथ। और हम देखें तो सहजानंद सरस्वती जी का जन्म जो है, इसको देखें तो 1889 में हुआ था, 22 को, फरवरी 22 को, और डेथ किए थे 26 जून 1950 को। ठीक है, वो एक फिलोसोफर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक हिस्टोरियन थे, एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी नेता थे, किसान नेता थे, एक राजनीतिक पॉलिटिशियन थे। और जैसा मैंने कहा, उन्होंने एक किताब लिखी, मेरा जीवन संघर्ष। मेरा जीवन संघर्ष, तो ये किताब उनकी है। बिहार वाले, यूपी वाले खास कर सुन लें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करे, यूपी पीसीएससी या सबऑर्डिनेट सर्विस, इनको सहजानंद पूछता ही है। इंपॉर्टेंट है सहजानंद, ये गांठ बांध लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छी जानकारी दे दिया हूं और ऑलरेडी पीडीएफ फाइल आपको भेज चुका हूं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं 2015 में, 2015 में हमने अंतरिक्ष में देखा, ऑब्वियसली टेलीस्कोप से, कि एक ब्लैक होल से लाइट बाहर निकला है। वॉमिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए ब्लैक होल। ब्लैक होल दिखता नहीं है, अनुमान होता है ये जगह है, वहां से लाइट दिखा तो समझ में आ गया कि वॉमिटिंग ऑफ लाइट, 2015 मई के मंथ में। ठीक है, अब पिछले महीने में ये नजर आने लगा, पिछले क्या, जून महीने, पिछले महीने जून में एक बार फिर ये घटना हुई। अखबार वालों को पता नहीं है तो अखबार वालों ने लिखा पहली बार, गलत बात है, दूसरी बार। ठीक है, तो जनरली मालूम है आपको कि ब्लैक होल कृष्ण विवर से कुछ भी वापस नहीं आता, क्योंकि लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ब्लैक होल दिखेगा नहीं। इवन लाइट तो पास हो जाता है, अंदर चला जाता है, वो भी बाहर नहीं आता, तो कोई संभावना ही नहीं है। पर लाइट की इमिटिंग नहीं, लाइट की वॉमिटिंग हुई है, उगला है, उड़ेला गया है, ये दिखा है। बस यही क्वेश्चन बना। तो ब्लैक होल वॉमिटिंग ऑफ लाइट इन ए स्पेस, दैट इज द सेकेंड टाइम। अभी तक कॉन्सेप्ट यही है कि वहां से कुछ भी वापस नहीं आता। अब आइए, नाउ कलर ब्लाइंड पीपल्स ऑल्सो गेट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर ए गुड चेकअप। ठीक है, मिस्टर डाल्टन, जॉन डाल्टन, हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और डॉक्टर भी थे। डाल्टन साहब जो थे, जिस चीज पर खोज कर रहे थे वो था कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक बीमारी है हमारे आंखों की, और चूंकि ये बीमारी ऑलरेडी पहले मिस्टर डॉल्टन को था, तो मेडिकल लैंग्वेज में कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता को डाल्टनिज्म कहा गया है।
ये क्वेश्चन साइंस का अच्छा सवाल है। डाल्टनिज्म, इट इज द मेडिकल नेम ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हम कलर को क्लियरली उसी के कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन चीजें देखते हैं पर कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। तो ट्रैफिक में अगर हम हैं और हमारा कलर ब्राइटनेस हल्का है तो ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा कलर ब्राइटनेस बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ ना कि हमें रेड, ग्रीन और येलो लाइन में थोड़ा बहुत फर्क लग सकता है, तो हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो इट कुड बी हैपन एक्सीडेंट, सेल्फली एंड ट्रैफिक दोनों के लिए अच्छा नहीं, तो लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था। अब क्या कहा कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है, तो अगर हल्का फुल्का कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है आफ्टर चेकअप। समय समय पर हर साल उसे रिन्यूअल कराना पड़ जाएगा, 2 साल पर, 5 साल पर रिन्यूअल होगा। हम लोग का 15-20 साल के लिए बनता है, कलर ब्लाइंडनेस के बाद जो है हर 5 साल पर रिन्यूअल होगा। ये मतलब है, जैसे हम लोग का जो ड्राइविंग लाइसेंस है 55 साल तक होता है, लेकिन 55 के बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सटेंड करवाएगा तो 5-5 साल के लिए बढ़ेगा कि बुजुर्ग हैं, आपका सही कुछ चल रहा है कि नहीं, वो चीज़ ये होता है। समझ आई? तो एक पॉइंट तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस का चक्कर क्या है? हमारी आंखें होती हैं नहीं, और हमारी आंखों के बहुत सारे मसल्स होते हैं, सिलरीज मसल्स होते हैं नहीं, रेटिना में मसल्स होते हैं। तो जो हमारे आंखों के रेटिना में मसल्स हैं, 2 तरह के होते हैं, कोन एंड रॉड। कोन, CONE, कोन। तो कोन जो है इट इज कलर सेंसेटिव। रॉड जो है, रॉड ये क्या है? लाइट सेंसेटिव। तो रॉड मसल्स लाइट सेंसेटिव है, कोन मसल्स कलर सेंसेटिव है। तो अगर हमारा कोन डैमेज होता है तो कलर को हम सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ब्लू ही है। ब्लू थोड़ा डार्क ब्लैक दिखाई देगा, जो मैरून है वो ब्लैक दिखाई देगा, ये जनरली होता है ये चीज़। तो याद रखिएगा, पॉइंट क्लियर हो गया? कोन मसल्स ऑफ रेटिना सेंसिटिव टू कलर एंड रॉड सेंसिटिव टू लाइट। जितनी भी एवीज होता है, एवीज समझते हैं ना, पक्षी, मुर्गी भी उसमें आ गया, और उड़ने वाला जितना है वो भी एवीज होता है। उसमें रॉड जो होता है, क्या है? रॉड जो है वीक होता है, ना के बराबर, इग्नोरेबल होता है, मसल्स कम होते हैं, वीक भी होता है। मतलब उसको लाइट, तेज रोशनी तो दिखाई देगी, जब रोशनी कम पड़ जाएगी तो उसको चीज़ें नहीं दिखाई देगी। तभी शाम होते ही मुर्गियाँ अपने दरबे में चली जाती है। रात को कभी कोई मुर्गी को देखा? और जो शाम को नहीं गई तो भटक गई, तो उसको अपना दरबा नहीं दिखेगा, भटक जाती है। तभी तो एक विज्ञापन देता है कि एक बच्चा है और बबल गम फुला रहा है, बड़ा सा बबल गम फुला दिया, तो बबल गम फुलाया और उधर मुर्गी है, तो बबल गम फुलाया तो सूरज की रोशनी को बबल गम ने रोका, तो बबल गम का जो है शेड डेवलप हुआ, जहां शेड हुआ वहां मुर्गी है। मुर्गी को लगा शाम हो गई, वो दरबे में चली गई। समझ में आई बात? तो एड भी समझने के लिए आपको साइंस समझना पड़ेगा, एड भी समझने के लिए साइंस समझना पड़ेगा। तो ये है, तो कौन भी समझ गए, रॉड भी समझ गए, कलर सेंसेटिव डाल्टनिज्म किसे कहते हैं ये भी समझ गए, तो ये कॉमन बात थी जो आप समझ गए। चलिए आगे अब आते हैं डेनमार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखेंगे। डेनमार्क एक देश है और डेनमार्क के पीएम है मैट फेडरेक्सन। मैक मैट फेडरेक्सन। ये 43 इयर्स की लेडी हैं, मैक फेडरेक्सन। शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क एंड शी वांट टू बी मैरिड। 2 बार कोरोना की वजह से उन्हें जो है अपना शादी सस्पेंड करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। तीसरी बार डेट फिक्स कर लिए कि अब करेंगे, तो तीसरी बार यूरोपीय यूनियन की एपेक्स कॉन्फ्रेंस की बैठक का डेट हो गया। तो अब अपना पर्सनल लाइफ की शादी देखें या यूरोपीय यूनियन के एपेक्स कॉन्फ्रेंस के जो डेट है उसको चेंज करवाएं? नहीं। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, अकाउंटेबल पर्सन है, तो वो लेडी ने, मतलब हमारी फेडरेक्शन ने क्या की, अपने शादी के विवाह को और आगे एक्सटेंड कर दी।
तो कहने का मतलब है डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर जो मैट फेडरिकेशन है, एक फीमेल है, 43 ईयर्स की हैं, अपनी शादी के डेट को 3 बार एक्सटेंड कर चुकी है। 2 बार ड्यू टू कोरोना और 1 बार ड्यू टू यूरोपियन यूनियन एपेक्स कॉन्फ्रेंस सिटी। तो बड़ा एक टेक्निकल और बहुत ही अच्छा पहलू है। ये क्वेश्चन आएगा तो स्टूपिड क्वेश्चन कहलाएगा, पर नॉलेज में तो रखना चाहिए ना कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अब आगे आइए। फेसबुक 90 दिन पुराने आर्टिकल्स को अब पॉपअप शो नहीं करेगा ड्यू टू फेक। कहने का मतलब है पुरानी वीडियोस, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कहीं पर कोई झगड़े हुए हिंदू मुस्लिम, राइट, पुराना वीडियो है, अब वीडियो पड़ा हुआ है एफबी पे, अब पता चला इधर जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में या दिल्ली में कुछ हुआ और वो पुराना वीडियो किसी ने चला दिया और पूरा अरे बाबा ये हुआ और फिर भड़कते चले गए लोग। फेसबुक ने अब 90 डेज जिस वीडियो का हो जाएगा, जिस पिक्चर का 90 डेज हो जाएगा, उस पिक्चर उस वीडियो को अब पॉपअप नहीं करेगी, दोबारा प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं होने देगी। वो शो कर देगा कि ये 90 डेज ओल्ड है। बात समझ आई? ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? फेसबुक ने ये किया है, ये समझना होगा। 28 जून पे आ जाए। 28 जून की बात करते हैं। आपको मालूम 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार, अगला बनने वाला राजा फर्डिनेंड की शादी हुई थी। तो वो अपने ही देश के एक ऑटोनोमस प्रोविंस, डिस्टर्ब प्रोविंस, लाइक जैसे कभी जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब हम उसको डिस्टर्ब में नहीं रखेंगे, एग्रेसिव है, ठीक हो जाएगा। तो अपने ही एक डिस्टर्ब एरिया शेराजेवो गया था। तो सर्बिया की राजधानी शेराजेवो में काला हाथ नाम का आतंकवादी दल जो है, जो विद्रोही दल था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ था, जैसे कभी जम्मू कश्मीर था, तो वो जो है मार दिया वाइफ हस्बैंड को, हनीमून के लिए गया था। तो ऑस्ट्रिया के किंग ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि 1 महीने के भीतर आप हर्जाना दीजिए और क्रिमिनल को पकड़ के दीजिए। उसने कहा हर्जाना ले लो, क्रिमिनल तो कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे ना? अब लश्कर तैयबा चीफ कहाँ छुपा है, ये कैसे कह सकता है पाकिस्तान? तो ये चीज़ है। अल्टीमेटम 1 मंथ का था। 28 जून 1914 को ये घटना हुई। ठीक 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया अटैक ऑन सर्बिया, इट इज कंसीडर्ड बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 28 जून फर्डिनेंड की हत्या, ये सवाल आता है और पूछता है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की शेराजेवो में हत्या। अब हम बात करते हैं जुडिशियरी की। बेटा, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में एक फैसला आया है, बहुत अच्छा फैसला है। फैसला ये है, मामला समझिए, ठीक है? बहुत अच्छा है। क्लैट व्लैट का एग्जाम देते हैं या ऐसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई लोग आपसे पूछने आता है तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको अपने राइट्स को भी समझना चाहिए। आप किराए में रह रहे हैं, मान लीजिए मैं किराए में रह रहा हूं और रह ही रहा हूं, डोंट वरी, मैं किराए में रह रहा हूं, तो किराया मेरे नाम से है, मैंने 1 साल 2 साल 3 साल का बॉन्ड बनवा लिया मेरे नाम से, और सपोज करिए कि हम गुजर गए, तो अब जो है मकान मालिक हमारे परिवार को निकाल देगी कि हम किसी और को देंगे। मान लेते हैं कि कोई ज़्यादा किराया दे, तो क्या राइट है मकान मालिक को निकालने का? नहीं। जब तक हम किराया दे रहे हैं ठीक है, राइट नहीं है। ऐसे केस आया सुप्रीम कोर्ट,
केस ये था कि हमने जिसे मतलब किराए में दिया वो आदमी मर गया, अब उसकी फैमिली उस दुकान को चला रही है, तो हमने किराया उस व्यक्ति विशेष से बॉन्ड पेपर साइन करवाया था, तो अब वो नहीं है, अब उसकी फैमिली, ब्लड रिलेटिव फैमिली उसी बिजनेस को चला रही है उसी किराए वाले मकान में, तो वो दूसरा आदमी हो गया, तो हमें हटाने का राइट है, ऐसा दलील दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे काट दिया, कहा कि रक्त संबंध में जिसके भी नाम से किराया है वो अगर गुजर गया है तो भी उसके जो बाशिंदे हैं वो किराया चलाते रहेंगे, जो ब्लड रिलेटिव है, परिवार को अलग नहीं माना गया है, याद रखिए। अब ये देखिए मसला, चांदनी चौक, सदर बाजार, पुराना बाजार, भारत में हर जगह पुराने जगहों पे कुछ ऐसे ऐसे ताकतवर अब हो गए हैं किराएदार कि किराए में रहते हैं और पुराने ज़माने के हिसाब से बहुत कम वृद्धि करते हैं किराए में, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा होता है और बने रहते हैं। अब मान लीजिए दादा के नाम से किराया का था, अब बेटा जो है उसको चला रहा है, तो अब मकान मालिक चाहता है कि यह हटे, तो हम हटा देंगे जी, जिसके नाम से किराया था वो नहीं, आप तुम हटो, हम दूसरे को लाएंगे, और ये जाने नहीं देता, ये भी प्रॉब्लम। लेकिन कुल मिलाकर के है कि किराया अगर किसी व्यक्ति के नाम से किरायादारों के साथ एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट के बाद वो किराएदार मर गया है और उसके ब्लड रिलेटिव ऑन फैमिली बने रह सकते हैं किराए में, चाहे वो व्यापारिक हो या घरेलू किराया क्षेत्र हो, बने रह सकते हैं, उसे अन्य नहीं माना जाएगा। यही फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर किराएदार मर जाता है तो उसके परिवार को मकान मालिक जबरदस्ती घर खाली नहीं करा सकता, क्योंकि यह किसी अन्य को चढ़ाना नहीं माना जाएगा। आगे आइए, एमडीएच महासियादी हट्टी, ये जो एमडीएच मसाले हैं इसके फाउंडर जो हैं वो कौन है? महाशय धर्मपाल जी, जो पंजाब के सियालकोट में पैदा हुए और आज़ादी के बाद भारत आ गए। तो पंजाब के सियालकोट यानी शाकाल द्वीप, यानी शकों की राजधानी सियालकोट में पैदा हुए और वहीं पर 1919 में महासियादी हट्टी नाम से एक छोटा सा कंपनी स्थापित की मसालों का, और वो कंपनी आज वर्ल्ड फेमस एमडीएच मसाले की कंपनी बन चुकी है। और पिछले साल वो अपने 100 साल फाउंडेशन के पूरे की, 2020 में 101 वर्ष पूरे की। और महासियादी धर्मपाल जी जो हैं वो जो हैं ऑलरेडी बहुत चैरिटी चलाते हैं, चानन देवी हॉस्पिटल उनका है। इसके अलावे 50 से ज़्यादा देशों में इनके मसाले सप्लाई होते हैं। और महाशया जो हैं जनाब, उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। तो पद्म भूषण महाशय धर्मपाल जी, वो खुद भी 100 ईयर्स प्लस शायद हो गए हैं। तो ये चीज़ें, तो ये याद रखना है कि 1919 में एमडीएच की स्थापना हुई, ये ध्यान रखना है। 100 साल पूरे की है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो टिड्डों का हमला शुरू हुआ इथोपिया से, यानी अबिसिनिया अफ्रीका से, जो टिड्डे लॉकस्ट, राम जी का घोड़ा जैसा डेजर्ट लॉकस्ट का जो हमला हुआ, वो ईरान वगैरह पाकिस्तान होते हैं, इंडिया में तो घुस गया 6 महीने पहले। अब इंडिया में तो नवंबर दिसंबर में ही आ गया था। अब वहाँ से आते आते क्या दिल्ली में आया, यही सवाल है। एनसीटी दिल्ली में लॉकस्ट का हमला साउथ दिल्ली में हुआ, 2 दिन रहा, फिर वो नोएडा की तरफ निकल गया। 1947 भारत की आज़ादी के बाद पहली बार टिड्डों लोकस्ट का हमला दिल्ली में हुआ, साउथ दिल्ली में, मेहरौली छतरपुर के पास, फिर वो नोएडा की तरफ हवा के हिसाब से चले गए। दैट इज इम्पोर्टेंट। अब आइए, 28 जून 1846 को, ठीक है, एडोल्फे सैक्स नाम के व्यक्ति ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, दैट्स कॉल्ड सैक्सोफोन। बहुत अच्छा सैक्सोफोन होता है और म्यूजिक ब्रांड में जो म्यूजिक बैंड की कंपनी है वो इसको रखती है। तो सैक्सोफोन ऑन द नेम ऑफ मिस्टर एडोल्फ सैक्स, SAX, सैक्स, ये ध्यान में रखना है। और ये केबीसी भी पूछ चुका है और कई बार पूछता है कि इनमें से वह कौन सा वाद्य यंत्र है, विच वन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज दैट ऑन द नेम ऑफ इन्वेंटर्स, सैक्सोफोन, एडोल्फ सैक्स। अब आइए, अब हम देखते हैं, ये बेल्जियम फ्रेंच, बेल्जियम में पैदा हुए, फ्रेंच में रहे तो कोई इश्यू नहीं है। अगला है आपका स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है।
स्पोर्ट्स से जुड़ा है और समझना है। अभी दो स्पोर्ट्स पर्सन ने आपस में शादी की। एक तो हमारी झारखंड की प्यारी सी बिटिया जिसको आप कहते हैं दीपिका कुमारी, आर्चरिस्ट, हमारी तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी जो झारखंड से बिलोंग करती हैं वो, और झारखंड के ही अतानु दास, वो भी आर्चर हैं, आर्चरिस्ट हैं। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी और अतानु दास तीरंदाजी दोनों झारखंड से ने शादी की है। तो याद रखिएगा ये सवाल दिल्ली पुलिस इस तरह के में पूछता है। 1 जुलाई 2020 से बैंक फिर से एटीएम फैसिलिटीज ड्यूटीज शुल्क लेना शुरू करेगा। 3 महीने, अब मालूम ही है मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने जो है एटीएम ने कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी शुल्क नहीं लिया कोई भी बैंक ने। अब जो बैंक है एटीएम शुल्क लेना शुरू करेगी। अगर हम सिंडिकेट बैंक के कस्टमर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, और हम अगर सिंडिकेट बैंक के एटीएम से जितनी बार भी पैसा निकालते हैं निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल ड्यूटीज शुल्क नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम विद इन मंथ 3 बार से ज्यादा किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो अब ड्यूटी लगेगी। अब एक फीस सुविधा शुल्क देनी होगी 1 जुलाई से। 3 महीना बंद था। अटल पेंशन योजना में ऑटोमेटिक जो है पैसे कटते थे बैंक से, आपके अकाउंट से, आपकी प्रीमियम राशि साल में एक बार होता है, 330 रुपए का कटता था। तो याद रखिएगा ये जो है 3 महीने के लिए बंद था। अब फिर, और चूंकि मई में ही, अप्रैल में ही जनरली कटता है, तो 3 महीना उसी के बीच में आ गया, बंद था। 1 जुलाई से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा अटल पेंशन योजना की राशि। 2 बातें हैं। ध्यान देंगे, शेयर मार्केट से जुड़ा एक शब्द है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होता है तो ध्यान दें, ऐसा कोई भी शेयर जिस कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा खरीद बिक्री नहीं होती, नॉट टू मच सेलिंग एंड परचेजिंग डे बाय डे रेगुलर बेसिस, सच a small industrious share is very profitable but too much risk। तो याद रखिएगा उसको पेनी स्टॉक कहते हैं। ऐसी कंपनियों का शेयर या ऐसा शेयर, किसी भी कंपनी का ऐसा शेयर जो अक्सर खरीद बिक्री नहीं होता लेकिन उसमें प्रॉफिट होता है अच्छा, पर रिस्क होता है, इसलिए इसे देखें तो पेनी स्टॉक के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट्स, जो 50 स्टार उनके झंडे पे बने हैं, और एक यूनियन टेरिटरी कह लीजिए जिसका नाम है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अभी वहां के पार्लियामेंट के कांग्रेस में लोअर हाउस में, अपर हाउस सीनेट है, लोअर हाउस में एक बिल पास हुआ जिसमें वाशिंगटन डीसी को अब एक फुल स्टेट बनाया जाएगा। इसमें जो बिल पास हुआ, तो ये बिल की जो पासिंग थी 232/180, यानी 180 के मुकाबले 232 मतों से यह बिल पास हुआ। अब वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया गोइंग टू बी बिकम full state। In that regard, after some times later, you will read कि अब अमेरिका में 50 नहीं 51 राज्य हैं और वहां के झंडे पर 51, एक और स्टार लग जाएगा। ये चीजें। नेक्स्ट, बुक्स की बात करें तो 3-4 किताबें इंपॉर्टेंट हैं। एक किताब का नाम है ब्रेड, सीमेंट, कैक्टस, ए memoir of belonging and dislocation। bread, cement, cactus, a memoir of belongings and dislocation by Annie
जैदी, ZAIDI। तो एनी जैदी नाम की जो है, ध्यान में रखिएगा, एक फीमेल है, कई किताब लिखी हैं, उनकी किताब है सवाल बनेगा। देख दूसरी किताब, द पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलिज्म, द पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलिज्म, द इंदिरा गांधी ईयर्स 1966 टू 1977, शोहित के सेन। राइटर कौन है? शोहित के सेन। क्योंकि इंदिरा गांधी का 1966 में जो वो प्रधानमंत्री बनी और 77 तक लगातार रही, उस समय की बातों को लिखा गया है। लिखने वाले शोहित के सेन हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी पर है तो ये एक सवाल बनेगा ये किताब का। तीसरी किताब, ठीक है ना, नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नौरोजी, पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नौरोजी, पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्र के अग्रगामी, अगुआ। राइटर है क्या? दिनयार पटेल। दिनयार पटेल ने लिखा है और ये भी किताब पूछेगा। दादा भाई नौरोजी ही न हैं जिन्होंने 1904-5 में, 4 में लिखा, 5 में पब्लिश हुआ, एक बुक लिखी, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा दी। और इन्होंने ही कहा कि 1901 में भारत का पर कैपिटा इनकम 20 रुपीस, एक साल में एवरेज एक व्यक्ति 20 रुपए कमाता है, 20 रुपीस है। तथा इन्होंने ही कहा कि 1901 में भारत के लोगों की औसत आयु, द एवरेज एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन पीपल इन 1901 वाज जस्ट 32 ईयर्स, 32 वर्ष थी। समझ में आ रही है हमारी बात? उन्होंने ही कहा। और इन्होंने ही कहा कि थ्योरी ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के पलायन, धन के निष्कर्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया। किस तरह से हम प्रोड्यूसर थे, लेबर बन गए, अंग्रेज ट्रेडर से प्रोड्यूसर बन गए, सब कुछ हो गए और हम गरीब होते चले गए और हमारा जो पूरा जीडीपी है उठ करके इंग्लैंड जाने लगा। और इस तरह से कैसे हमने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को देखा है। तो these causes are totally strike the mind of the Indian people and then start to be totally ignored Britishers. That was the actual beginning of economic nationalism. तो लिखा है किताब, ये ध्यान में रखना है। अब आइए, अगला है, किताब का नाम है बेटा द कोविड-19 कैटेस्ट्रॉफी। द कोविड-19 कैटेस्ट्रॉफी। भी जानते हैं कैटेस्ट्रॉफी क्या होता है, सब कुछ उलट पलट जाना। तो कोविड-19 यही किया। राइटर है रिचर्ड हार्टन। तो रिचर्ड हार्टन की किताब है और कोविड मामला बड़ा संगीन है, तो आ जाएगा। अगला है ठीक, अगली किताब, द रूम वेयर इट हैपन। द रूम वेयर इट हैपन, ऐसा स्थान जहां यह हुआ। रूम का मतलब सिर्फ ये कमरा नहीं होता, रूम का मतलब जगह, स्थान। You are only speaking that you have to give some room for others. तुम्हें दूसरे के लिए भी तो स्थान देना चाहिए, ये मतलब। तो रूम मतलब जगह, स्थान। तो द रूम वेयर इट हैपन, राइटर इज जॉन बोल्टन। ये अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके थे, जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन ने एक किताब लिखी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाई गई होगी, ऑब्वियसली। समझ में आई बात? तो ध्यान, तो ये सवाल तो तय है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की चचेरी, चचेरी क्या मतलब, हाँ, भतीजी जो है किताब लिखी है, वो भी आ ही गया है, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब है लीजेंड ऑफ, ठीक है ना, सुखदेव। उत्तर प्रदेश वाले गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों। लीजेंड ऑफ सुखदेव, ठीक है ना, जिसको कहते हैं सुहेल देव। तो राजा सुहेल देव थे 11वीं सेंचुरी में, आज से 900 साल पहले, जो तुर्कों से लोहा लिया था और उस युद्ध का नाम था वॉर ऑफ बहरैच। ठीक है,
तुर्क मुस्लिम का बार बार आक्रमण हो रहा था, जैसे महमूद गजनवी का, ऐसे ही एक तुर्क मुस्लिम आक्रमण बहरैच बहरैच है ना यूपी में, बहरैच में हुआ। और वहाँ के जो लोकल राजा थे, राजा सुहेल देव, 1100 1000 समथिंग में, तो सुहेल देव जो है तुर्क सो से लड़े और जंग को जीता और तुर्कों को आगे बढ़ने से रोका। तो राजा सुहेल देव को कैरेक्टर में हीरो बना करके ये किताब लिखी गई है, ठीक है ना। तो लिजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, बाय आमिश। आमिश हमारा एक अच्छा राइटर हैं, और वो 15-20 किताब लिख चुके हैं, और भारत के तमाम राजाओं के ऊपर वो किताब लिखते हैं। रानियों का, जैसे द्रौपदी है, उर्मिला है, राम है, रावण है, दुर्योधन है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर उठाता है जो हमारा हिस्टोरिकल कैरेक्टर, उसके ऊपर किताब लिखता है। तो ये चीज़ है। अब आइए, आपसे पूछता है ना कि लिंकिंग रोड कहाँ है, औरंगजेब लेन कहाँ है, एपीजे अब्दुल कलाम स्ट्रीट कहाँ है, शाहजहां रोड कहाँ है, पूछता है ना हेडगेवार रोड कहाँ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड कहाँ है, चौरंगी लेन कहाँ है, पूछता है रेड स्क्वायर कहाँ है, बंजारा हिल्स कहाँ है। ऐसे कुछ सड़क, स्थान, चौराहे का लोकेशन पूछता है। तो आपसे पूछेगा नेकलेस रोड कहाँ है, तो क्या जवाब दीजिएगा? मेरिन ड्राइव मुंबई में उसे कहते हैं नेकलेस। नेकलेस का शेप है तो नेकलेस कहते हैं। तो मेरिन ड्राइव नेकलेस कहलाता है, लेकिन नेकलेस रोड नहीं है, वो मेरिन ड्राइव रोड है। हैदराबाद में नेकलेस रोड है, ये याद रखिएगा। तो नेकलेस रोड कहाँ है? हैदराबाद। चलिए, फ्लिपकार्ट, इस कंपनी को आपको भी मालूम है वॉलमार्ट ने खरीदा, तो वॉलमार्ट जो है ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत पहले की बात, 1 साल पुराना न्यूज़ है। अब आइए, 28 जून 1921, 3 दिसंबर 2004, लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ द पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। हमारे एक प्रधानमंत्री हुए, आंध्र प्रदेश के, वर्तमान तेलंगाना से बिलोंग करते थे, कांग्रेस के गद्दावर नेता हुए, भारत के स्वतंत्रता सेनानी हुए, कई भाषाओं के, 5 भाषाओं के स्कॉलर हुए, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, और सोनिया के ना चाहते हुए भी कांग्रेस के समर्थन से जो है पीवी नरसिम्हा राव, पामूलपति वेंकट नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने आफ्टर असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, 1991 से 1995 तक बने। तो ये याद रखने की चीज है, ये है। और उन्हीं के समय में भारत जो है ग्लोबल ग्लोबल यानी एलपीजी पॉलिसी को आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर आगे बढ़े, और उनकी पॉलिसीज आए, और भारत जो है विकास की ओर अग्रसर हुआ। बहुत अच्छी पॉलिसीज उनकी थी, नो डाउट, ध्यान में रखिएगा। तो ये याद रखना की चीज है कि हमने जो क्या कहा उसको समझिए। सो जानते हैं ना, 1921 में पैदा हुए थे पामूलपति वेंकट नरसिम्हा राव, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, एलपीजी के प्रणेता, भारत में उदारीकरण के लीडर, द फादर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, इकोनॉमिक इन इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये थे वो। तो उनकी 100वीं जयंती अभी, क्योंकि नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती कभी भी कांग्रेस नहीं मनाएगी, कि सोनिया नहीं मनाने देगी, राहुल नहीं मनाने देंगे, प्रियंका नहीं मनाने देंगे, बहुत राम कहानी है। तो कांग्रेस ने नहीं मनाई, लेकिन तेलंगाना की सरकार, के चंद्रशेखर राव की सरकार ने नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती मनाई 2019 से 2020 तक, और वो खत्म हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो याद रखने की चीज है, 2004 में नरसिम्हा राव की मृत्यु हो गई थी। ओके, अब आइए, बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन 2020-21 बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, 100वीं जयंती नरसिम्हा राव की मनाई। अगला है, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का है, जो नॉन प्रॉफिट सिस्टम पे चलता है, ये भारत का सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी है। ठीक है, ये पीटीआई क्या है, तो याद रखिएगा, ये ऑनलाइन की न्यूज एजेंसी नहीं है, लेकिन टोटल न्यूज एजेंसी कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी अबाउट चिकन। ध्यान देंगे, एक सर्वे जो हुआ था कई साल पहले, कि मनुष्य ने सबसे पहले मुर्गी पालन कब और कहां किया।
समझ में आई बात? मुर्गी पालन कब और कहाँ किया? तो अब तक का सोर्स ये जा रहा था कि रेड फॉरेस्ट फॉयल, यानी लाल जंगली मुर्गी सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, पाला गया। कहाँ? 50,000 वर्ष पहले, ठीक है ना? कहाँ? साउथ वेस्ट चाइना, नॉर्थ थाईलैंड एंड म्यांमार। तो इसका मतलब है, भारत के नक्शे में देखें तो आप समझ जाइएगा कि साउथ वेस्ट चाइना का मतलब है हमारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, म्यांमार और थाईलैंड, ये एरिया में ही मुर्गी पालन आज से 50,000 साल पहले हुआ। यहाँ के लोगों ने पाला। जो रेड फॉल, फॉल मतलब मुर्गी होता है, रेड फॉल, फॉल मतलब पक्षी, मुर्गी होता है। समझ में आ गई बात? ये ध्यान में रखिए। अब आइए, लेकिन इससे पहले के सर्वे के हिसाब से यह तथ्य था कि 4,000 वर्ष पहले, 4,000 मतलब BC, 4,000 BC, इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन में इसे पाला गया था और यही रेड फॉयल था। पर नहीं, अब बदल गया 50,000। तो क्या? फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेट इन साउथ वेस्टर्न चाइना, देन नॉर्दर्न थाईलैंड एंड म्यांमार, दैट वाज रेड जंगल फॉल, इन साइंटिफिक नेम जीनियस लैगोस, टाइम 50,000 ईयर्स एगो। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वेड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय महेश ठाकुर, ओल्ड सर्वे वाज चार्ल्स डार्विन कंसीडर्ड 4,000 BC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रेड जंगल फॉल। ये थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चन आएगा, ISPCS में आएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा। मुर्गियों के पालने की जो नए सर्वे आए हैं वो कब? तो 50,000 साल पहले। कौन सी मुर्गी? रेड जंगल फॉल। कहां पे? तो नॉर्थ वेस्ट चाइना, नॉर्दर्न थाईलैंड एंड म्यांमार। इससे पहले का सर्वे क्या था? 4,000 BC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब 29 पर चलिए। अब हमारे पास आ गया 29 जून। 29 जून पे क्या है, ऐसे भी जानते हैं। 29 जून को आप जानते ही हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट होता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के बहुत बड़े सांख्यिकी के विद्वान हुए। उनका जन्मदिन 29 जून को भारत मनाती है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है। दूसरी बात, 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ जो सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, और वी द इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑन 29 जून को, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ स्टैटिस्टिस्ट प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो हैं, उनका जन्म हम देखते हैं 1893 और डेथ देखते हैं 1972। और उन्होंने जो है 2 इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड किए। पहला इंस्टीट्यूशन इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, अभी यही नाम है, लेकिन जब एस्टैब्लिश्ड किए तब उसका नाम था नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, NSO। वही आज है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। दैट्स वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 17 दिसंबर 1931 एट कोलकाता। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस ने 1931 के 17 दिसंबर, सुनील सर के जन्मदिन पर जो है इसकी स्थापना की कोलकाता में। तब नाम था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये याद रखिए, ISI। 1950 में उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिल्ली में की। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, NSSO एट न्यू दिल्ली। सेकेंड 5 ईयर का मॉडल इन्होंने ही दिया, नोन एज हैवी इंडस्ट्री मॉडल, और इसी हैवी इंडस्ट्री मॉडल को ही आप कहते हैं महालनोबिस मॉडल। इनके मॉडल इंडस्ट्री मॉडल को आगे हर
9वीं पंचवर्षीय योजना तक जगह मिली। इसलिए इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, फादर ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान। तो पंचवर्षीय योजना का जनक, पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार इन्हीं को कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। अब आइए, अब हम देखते हैं जापान के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो होता है, मालूम ही है, बहुत बड़ा, 4-5 रूम के बराबर, 10 रूम के बराबर का आकार का होता है और बहुत बिजली खाती है और उसकी गति बहुत फास्ट होती है। नंबर्स ऑफ जो है सॉफ्टवेयर्स, सॉरी हार्डवेयर्स उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें सिलिकॉन के चिप्स ना लगा करके, सेमीकंडक्टर के तौर पर सिलिकॉन ना लगा के क्या लगाया जाता है, आप और हम सब जानते हैं, इसमें लगाया जाता है जर्मेनियम। और सुपर कंप्यूटर काम करता है। वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के अक्सर लिस्ट निकलते हैं और 2 साल 4 साल पे कोई ना कोई देश किसी न किसी देश को पीछे छोड़ के अपना फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना लेता है। फास्टेस्ट मतलब कम से कम समय में कितना रिजल्ट देगा, गणना करेगा ये। तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी जापान के पास है। तो जापान ने जो है अपना सुपर कंप्यूटर जो शो किया है, जिसका नाम है फुगाकू। Fugaku supercomputer is the fastest supercomputer in the world to lag behind USA and traditionally China। तो जापान ने ट्रेडिशनल कंट्री अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और चीन को पीछे छोड़ते हुए फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम है फुगाकू। फुगाकू नाम उसने फुजियामा माउंटेन पर रखा है, जिसका इस्तेमाल वो अब कोरोना के रिसर्च के लिए कर रहा है, उसके डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए, हमारा एक सुल्तान था, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो चौगान, पोलो, घोड़े पर खेल के जो हॉकी स्टिक से खेलते हैं ना, पोलो, पोलो खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर उसी मैदान में देन एंड देयर मर गया। विच सुल्तान, सॉरी, हु वाज द सुल्तान हु डाइड इन द फील्ड ऑफ पोलो या फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो क्या कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मैदान में ही दम तोड़ दिया। ये क्वेश्चन खूब आता है। पोलो को चौगान कहते हैं और पोलो खेला जाता है, उसके लिए हॉर्स बहुत ऊंचा तुर्की या अरबी नहीं होना चाहिए, पौनी, पौनी मतलब नाटा कद का होना चाहिए। तो पौनी हॉर्स इसमें यूज होता है। पौनी हॉर्स हमारा जो दो है, मारवाड़ और कच्छी घोड़ा, गुजरात और मारवाड़ प्रदेश के घोड़े पौनी हॉर्स होते हैं। अब आइए, ये तो समझ गए, लेकिन एक और क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन एक और चीज मिला। क्या? तो हम देखते हैं, इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट पेल। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पेल भी जो है, हम देखते हैं, ठीक है, सर रॉबर्ट पेल भी जो देखते हैं 1850 में घोड़े से गिरकर मर गए, पर वो 3 दिन बाद मरे। ठीक है, घोड़े से गिरकर मर गए 3 दिन बाद। तो ये भी चीज हो गई। तो चलिए, हम लोग 29 पढ़ रहे थे, 29 बना रहेगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।